कहानी की शुरुआत स्टार एंटरप्राइज शिप से होती है, जिसका मिशन सिर्फ अंतरिक्ष में नई दुनियाओं और अनजान एलियन सभ्यताओं की खोज करना ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर संकट में फंसी सभ्यताओं की मदद करना भी था। इसी मिशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि एक विशाल रहस्यमयी कॉमेट तेजी से एक ऐसे ग्रह की ओर बढ़ रहा है जो बिल्कुल हमारी धरती जैसा था। वहां रहने वाले लोग अभी भी बेहद प्राचीन सभ्यता में जी रहे थे। उनके पास न इतनी तकनीक थी कि वे इस खतरे को समझ सकें और न ही उसे रोकने का कोई तरीका। एंटरप्राइज के कंप्यूटर की गणना के अनुसार ये कॉमेट अगले 24 घंटे में उस ग्रह से टकराने वाला था। अगर ऐसा होता तो वहां रहने वाली पूरी सभ्यता हमेशा के लिए मिट जाती। लाखों लोगों की जान बचाने के लिए कैप्टन पाइक उस कॉमेट को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शक्तिशाली फोटोन टॉर्पीडो इस कॉमेट को आसानी से नष्ट कर देंगे, लेकिन जैसे ही स्टार एंटरप्राइज उस पर हमला करता है, अचानक उसके चारों ओर एक चमकदार ऊर्जा कवच बन जाता है। सारे टॉर्पीडो उसी कवच से टकराकर बेअसर हो जाते हैं। किसी साधारण कॉमेट के पास इतनी एडवांस सुरक्षा होना नामुमकिन था, जिससे सभी को समझ आ जाता है कि इसके अंदर कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए जब टीम उस धूमकेतु को स्कैन करती है तो उन्हें उसके अंदर विशाल आर्टिफिशियल संरचनाओं के संकेत मिलते हैं। उनका आकार इतना विशाल था कि ऐसा लग रहा था मानो करोड़ों साल पहले किसी ने इसके भीतर पूरी की पूरी इमारतें बना दी हों। अब इस रहस्य को समझने के लिए उन्हें उस धूमकेतु की सतह पर जाना ही पड़ेगा। इसलिए कैप्टन पाइक एक टीम तैयार करते हैं, जिसमें स्पॉक, उहुरा और 2 अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। उहुरा को इस मिशन में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि उसे अलग अलग एलियन सभ्यताओं की भाषाएं समझने में महारत हासिल थी। इसके बाद ये लोग लेजर बीम की मदद से उस धूमकेतु पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस धूमकेतु का सुरक्षा कवच केवल हमला होने के दौरान ही एक्टिव होता था। धूमकेतु की सतह पर पहुंचते ही उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई देती है, लेकिन गुफा के ठीक बीचों बीच एक रहस्यमयी अंडाकार संरचना बनी हुई थी। उसकी पूरी सतह पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी अनजान भाषा या फिर संगीत की लिपि हों। टीम का एक साइंटिस्ट उस संरचना को छूने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, उसी पल उसमें से तेज ऊर्जा निकलती है और उसे कई मीटर दूर फेंक देती है। उसकी धड़कनें धीरे धीरे रुकने लगती हैं और उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है। इसलिए उसे तुरंत जहाज पर ले जाना जरूरी था। लेकिन तभी धूमकेतु का ऊर्जा कवच दोबारा एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टर काम करना बंद कर देता है और उनका जहाज भी उनसे संपर्क नहीं कर पाता। यानी अब वे इस रहस्यमयी धूमकेतु के अंदर पूरी तरह फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन की टीम को एक आइडिया आता है कि वे फेजर हार्मोनिक के हमले से इस ऊर्जा कवच को भेद सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे हमला करते, अचानक उनके जहाज पर जोरदार हमला हो जाता है, जिससे जहाज का सुरक्षा कवच लगभग 30% तक डैमेज हो जाता है। तभी अचानक अंतरिक्ष में एक विशाल और बेहद एडवांस एलियन जहाज दिखाई देता है। कुछ ही देर बाद उस एलियन शिप का कैप्टन एंटरप्राइज शिप के कैप्टन से संपर्क करता है और गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने हमारे पवित्र मंदिर में घुसने और उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? अगर तुमने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे पूरे जहाज को नष्ट कर देंगे। ये सुनकर कैप्टन पाइक और पूरा क्रू हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस चीज को वे अब तक एक साधारण धूमकेतु समझ रहे थे, वो किसी दूसरी सभ्यता के लिए एक पवित्र मंदिर था। एलियन जहाज का कैप्टन साफ शब्दों में कहता है कि ये कोई साधारण धूमकेतु नहीं, बल्कि उनका पवित्र मंदिर महानीट है। उसने कहा, महानीट आकाश गंगाओं के बनने के अरबों सालों से अंतरिक्ष में घूमते हुए बंजर ग्रहों पर जीवन की शुरुआत करता आया है और उनकी पूरी सभ्यता पीढ़ियों से इसकी रक्षा करती आ रही है। इसलिए अगर किसी ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। कैप्टन पाइक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उनका मकसद मंदिर को नुकसान पहुंचाना नहीं है। वे सिर्फ महानीट की दिशा बदलकर उस ग्रह पर रहने वाले लाखों लोगों की जान बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये धूमकेतु ग्रह से टकरा गया तो पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी और उसके साथ तुम्हारा मंदिर भी। इस पर एलियन कैप्टन कहता है, महानीट की दिशा पहले से निर्धारित है, उसे कोई नहीं बदल सकता। यदि महानीट चाहे तो जीवन बनाएगा और यदि महानीट चाहे तो जीवन मिटा देगा। अगर वो खुद को भी नष्ट करना चाहता है तो हमें उसे नष्ट होने देना होगा, क्योंकि महानीट के फैसले में दखल देने का अधिकार किसी को नहीं है। इतना कहने के बाद वो कैप्टन पाइक को आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है, तुम्हारी टीम ने हमारे पवित्र मंदिर में कदम रखकर उसे अपवित्र कर दिया है। उनका वहां होना ही एक अपराध है, इसलिए महानीट ही उनकी कब्र बनेगा और अगर अब तुमने जरा सी भी हलचल की तो उसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा। इसी दौरान एंटरप्राइज की टीम कैप्टन पाइक को चेतावनी देती है कि ये एलियन जहाज हमारे जहाज से 1000 गुना ज्यादा तेज है।
और इसके हथियार इतने एडवांस हैं कि ये हमारे पूरे जहाज को कुछ ही सेकंड में राख बना सकता है। इसलिए उनसे सीधी दुश्मनी लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। उधर धूमकेतु के अंदर फंसी टीम बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। तभी उहुरा उस सुनहरी संरचना पर बने अजीब निशानों को देखते हुए अनजाने में एक पुराना गीत गुनगुनाने लगती है। उसकी आवाज जैसे ही पूरी गुफा में गूंजती है, अचानक गुफा की दीवारें अलग अलग रंगों से चमक उठती हैं। इतना ही नहीं, वो रहस्यमयी सुनहरी संरचना भी उसी लय में प्रतिक्रिया देने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो वो संगीत को समझ रही हो और उसी भाषा में जवाब दे रही हो। ये देखकर स्पॉक तुरंत समझ जाता है कि ये कोई लिखित भाषा नहीं, बल्कि संगीत के माध्यम से बात करने वाली सभ्यता है। इसके बाद उहुरा अलग अलग सुरों में उसी संरचना से संवाद करने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद वो उससे अनुरोध करती है कि अपना ऊर्जा कवच हटा दो ताकि वे अपने जहाज पर वापस लौट सकें। हैरानी की बात ये थी कि इस बार उस रहस्यमयी संरचना ने उनकी बात मान ली। कुछ ही सेकंड में पूरे धूमकेतु के चारों ओर बना ऊर्जा कवच अपने आप गायब हो जाता है। जैसे ही कवच हटता है, एंटरप्राइज का ट्रांसपोर्टर दोबारा काम करने लगता है और पूरी टीम सुरक्षित अपने जहाज पर लौट आती है। लेकिन इंसानों द्वारा दोबारा उनके पवित्र मंदिर से संपर्क करते ही एलियन सभ्यता आग बबूला हो जाती है। उनका विशाल शिप बिना एक पल गंवाए दोबारा एंटरप्राइज पर हमला कर देता है। लगातार हो रहे हमलों की वजह से एंटरप्राइज का सुरक्षा कवच लगभग 60% तक खत्म हो चुका था। दुश्मन का जहाज तकनीक और हथियारों के मामले में उनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अगर दोनों के बीच सीधी लड़ाई होती तो एंटरप्राइज के बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाती। इसलिए कैप्टन पाइक लड़ाई करने की बजाय लगातार उनके हमलों से बचते हुए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद एंटरप्राइज का सुरक्षा कवच लगभग 90% तक टूट चुका था। आखिरकार एलियन कैप्टन आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहता है, पीछे हट जाओ वरना तुम्हारा जहाज नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कैप्टन पाइक शांत स्वर में जवाब देता है कि उनका मकसद लड़ाई करना नहीं है, वे सिर्फ धूमकेतु की थोड़ी सी दिशा बदलकर इस ग्रह को बचाना चाहते हैं। इस पर एलियन कैप्टन कहता है, अगर महानीट ने यही रास्ता चुना है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। ये सुनकर पाइक समझ जाता है कि अब बहस करके कोई फायदा नहीं होने वाला। उसी समय स्पॉक कैप्टन को बताता है कि धूमकेतु की बाहरी सतह पर बर्फ की एक बहुत बड़ी परत जमी हुई है। अगर उस बर्फ का कुछ हिस्सा अलग कर दिया जाए तो धूमकेतु का वजन कम होने से उसकी दिशा भी थोड़ी बदल सकती है और शायद वो ग्रह से टकराने से बच जाए। ये योजना बेहद खतरनाक थी। अगर गणना में जरा सी भी गलती हुई तो स्पॉक हमेशा के लिए अंतरिक्ष में फंस सकता था। लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा था। आखिरकार कैप्टन पाइक एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला करता है। सभी की जान बचाने के लिए वो अपने जहाज को धूमकेतु के बिल्कुल नजदीक ले जाता है। ये देखकर एलियन भी अपना हमला रोक देते हैं। इसके बाद कैप्टन जहाज का पूरा सिस्टम बंद करके सरेंडर करने का नाटक करता है। फिर वो एलियन कैप्टन से कहता है कि हमारा जहाज खराब हो चुका है, अगर तुमने अब हमला किया तो ये सीधे धूमकेतु से टकरा जाएगा और हमारे जहाज में मौजूद हीलियम का विस्फोट इतना भयानक होगा कि ये धूमकेतु को भी नष्ट कर सकता है। ये सुनते ही एलियन अपना हमला रोक देते हैं। उधर स्पॉक इसी मौके का फायदा उठाकर एक छोटे शटल में सवार होकर धूमकेतु के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। इसके बाद वो अपने शटल की बाहरी सतह से हजारों डिग्री की तेज गर्मी पैदा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से धूमकेतु की जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। कुछ ही देर बाद बर्फ का एक विशाल हिस्सा टूटकर उससे अलग हो जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, धूमकेतु का संतुलन बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे उसका रास्ता भी बदल जाता है। आखिरकार वो उस ग्रह के बिल्कुल करीब से गुजर जाता है। लेकिन तभी एक और हैरान कर देने वाली घटना होती है। धूमकेतु से अलग हुआ वही विशाल बर्फीला टुकड़ा सीधे उस ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पूरे ग्रह पर बिखरने लगता है। देखते ही देखते उस बंजर और सूखी जमीन पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। जहां लगातार पड़े सूखे ने वहां की पूरी सभ्यता को विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया था, वहीं अब पानी के साथ जीवन की पहली उम्मीद भी दिखाई देने लगती है। ये सब देखकर एलियन कैप्टन दोबारा एंटरप्राइज से संपर्क करता है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वो कहता है, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि महानीट कोई साधारण धूमकेतु नहीं है। उसने इस ग्रह को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ नया जीवन देने के लिए अपना रास्ता चुना था। ये सुनकर कैप्टन पाइक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ग्रह को बचाने में सबसे बड़ा योगदान स्पॉक की योजना का था, न कि महानीट की इच्छा का। लेकिन तभी उहुरा उस रहस्यमयी संगीत को डिकोड करने में सफल हो जाती है, जिसे उन्होंने धूमकेतु के अंदर रिकॉर्ड किया था।
जैसे ही संदेश का अनुवाद पूरा होता है, पूरा क्रू एक बार फिर हैरान रह जाता है, क्योंकि उस संदेश में पहले से ही लिखा था कि ये धूमकेतु इस ग्रह से टकराने वाला नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ इस बंजर दुनिया पर पानी पहुंचाने आया है ताकि वहां जीवन की शुरुआत हो सके। यानी जो बात उन्हें अब समझ आई थी, उसका संकेत धूमकेतु कई घंटे पहले ही संगीत के जरिए दे चुका था। ये सच सामने आते ही कैप्टन पाइक की मुस्कान भी गायब हो जाती है। अब उन्हें एहसास हो जाता है कि महानीट को पहले से ही पता था कि स्पॉक उसकी बर्फ की परत को अलग करेगा और उसी की वजह से इस ग्रह पर जीवनदायी बारिश होगी। ऐसा लग रहा था मानो वो भविष्य की घटनाओं को पहले से देख सकता हो। तभी कैप्टन पाइक को भी समझ में आ जाता है कि हर वो चीज जिसे इंसान अपनी समझ से खतरा मान लेता है, हमेशा विनाश का कारण नहीं होती। कभी कभी ब्रह्मांड के कुछ रहस्य हमारी सोच और समझ से कहीं आगे होते हैं। इसी सोच के साथ एंटरप्राइज अपनी अगली अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़ता है।